हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सत्र में फ्रेंड्स हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा वहां हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था और उसी क्रम में आज हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ दिया था और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ द फिजिकल कंडीशंस दैट इज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रेंड्स, जिस भी एटमॉस्फेयर में हम काम कर रहे हैं, ओम्स लॉ में वहां के फिजिकल कंडीशंस यानी बाहर की जो भौतिक दशाएं हैं उनको हमें कांस्टेंट करना है, जिससे वो हमारे एक्सपेरिमेंट पर अपना इफेक्ट ना डालें। ये ओम्स लॉ की बेसिक कंडीशन है। और उसके बाद जो कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, यह डायग्राम आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि यहां रेजिस्टेंस है, बैटरी यूज करके हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। हमने की यूज किया हुआ है, एमीटर करंट मेजरमेंट के लिए है और रेजिस्टेंस से पैरेलल वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये आप सीख चुके हैं। अगर सेम इसी डायग्राम को हम कंसीडर करें और हम कहें कि हमने करंट को स्विच ऑन किया, हमने इस की को ऑन किया, करंट फ्लो करने लगी, तो जो करंट रेजिस्टेंस से पास होगी वही एमीटर से गई, यानी एमीटर उस करंट को मेजर करके देगा जो कि इस रेजिस्टेंस से जा रहा है। और इसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। हम इस करंट और इस वोल्ट मीटर को नोट करें। जब हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो हम एक रियोस्टेट भी लगाते हैं और रियोस्टेट के थ्रू हम पास होने वाली करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करके यहां पे रियोस्टेट का हम करंट को कंट्रोल करते हैं और अलग अलग वैल्यू की करंट हम जो भी फ्लो करा रहे हैं उसको एमीटर में नोट किया और उसका करस्पॉन्डिंग, यानी जब ये करंट जा रही है, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट गई, उस समय कंडक्टर या रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है नोट कर लिया। फिर हमने 10 एम्पियर करंट किया, फिर से सेम पॉइंट्स के बीच में, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लिया। ऐसा प्रोसेस हमने किया, यानी करंट और उस करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, V प्रोपोर्शनल टू I। कई बार इसी को लिखा होता है I प्रोपोर्शनल टू V। दोनों ही फैक्ट सही हैं। अब यहां फ्रेंड्स देखिए, V प्रोपोर्शनल टू I जब हम लेते हैं, यानी I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I, उसमें से हमने कौन सा अभी आगे के लिए लिया? V प्रोपोर्शनल टू I। जब हम ये केस लेते हैं तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान, जो ये बताता है कि अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ जाएगा, I बढ़ेगा तो V बढ़ जाएगा। और जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, इक्वालिटी हमें लिखना होगा, तो हम एक कांस्टेंट यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल लगाएंगे तो यहां I के साथ एक कांस्टेंट टर्म आता है, जिसे हमने यहां R से रिप्रेजेंट किया है। R is a constant and called the resistance of the given conductor। जिस
रजिस्टेंस से या जिस कंडक्टर से हम करंट फ्लो करा रहे थे, फ्रेंड्स ये डायग्राम हमने यूज किया है। यहां पे इस रजिस्टेंस से हमने करंट फ्लो कराया और इसी के अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर किया जो कि V प्रोपोर्शनल टू I हमें मिला। तो यहां ये जो R टर्म है वो इसी कंडक्टर की रजिस्टेंस वैल्यू हमें बता देता है। सो द रेजिस्टेंस इज द, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये तो आप समझ गए। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि रेजिस्टेंस क्या है तो शायद यहां से आप बताएंगे कि V इज इक्वल टू आई आर। हम जिस कंडक्टर के लिए स्टडी कर रहे थे वहां ये R कांस्टेंट उस गिवन कंडक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये रेजिस्टेंस की फिजिक्स में इसकी क्या मीनिंग आती है? फिजिक्स रेजिस्टेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। आपको याद होगा फ्रेंड्स पिछले वीडियो से कि करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रही है। तो कंडक्टर से करंट को फ्लो कराने के लिए हमें लगातार सेल या बैटरी से एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज उस कंडक्टर से फ्लो करता है, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आती हैं, रुकावट आती हैं, और उसी हिंड्रेंस को, जो ऑब्स्टेकल आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, वही रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है कंडक्टर के। So the resistance is the property of a conductor to resist the flow of charge through it। यानी चार्ज कंडक्टर से फ्लो करता है तो फ्लो करते समय उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, उसी को हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे न्यूमेरिकली हम यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और यहाँ R से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसी फॉर्मूले से, जो कि इस ओम्स लॉ से हमने निकाला, V इज इक्वल टू आर आई, यहां से अगर आप देखें तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये I इधर गया तो डिवीजन में आ गया, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। और अगर इसी से आप देखें, पिछले वीडियो में आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस V की SI यूनिट है वोल्ट और करंट की SI यूनिट है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस R के लिए SI यूनिट हो जाएगी, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम कह देते हैं ओम, यानी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इस तरह से SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसका सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रेजिस्टेंस के बारे में जो कि ओम्स लॉ से हमें पता चला। अब इसी ओम्स लॉ को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप सीख लीजिए, और उस पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल भी करने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। एक तो न्यूमेरिकल सीधा सा जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया कि आपको V वैल्यू दे दी जाए और I वैल्यू दे दी जाए, और कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस R पूछा जाए, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई आप निकाल लेंगे। वहां आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम SI सिस्टम में काम कर रहे हैं तो V वोल्ट में होना चाहिए और I एम्पियर में। अगर किसी और यूनिट में है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर V अपॉन आई रख करके आप रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो ओम्स में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि यहां हम रियोस्टेट लगाएंगे और डिफरेंट करंट के करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज मेजर करेंगे। डिफरेंट करंट सेट करके एम्पियर से करंट नोट करेंगे और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास कई करंट और उसका करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और उस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के हम ऐसा कुछ ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर हम करंट को रख दें
और ये है हमारा y एक्सिस। ये आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस में हम करंट को ले लें और y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी हम वोल्टेज को ले लें। अब जितनी, मान लीजिए हमने 5 वैल्यू अगर करंट की नोट की और उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो यहां से देखेंगे करंट किस वैल्यू पे आया और उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कहां था, एक हम डॉट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट करंट की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस हमें जहां पे सामने मिलेगा डॉट लगा देंगे। और फिर उन सभी डॉट को जब आप मिलाएंगे तो यहां ओरिजिन से, यानी ये जो जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ में आपने अभी क्या देखा कि V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I, और जब V प्रोपोर्शनल I है यानी V इज इक्वल टू R I हमें मिला, तो हमें ओरिजिन से पास होती हुई लाइन ही मिलेगी। और क्यों ऐसी ही मिल रही है, तो फ्रेंड्स हम ये भी आपको एक्सप्लेन किए देते हैं कि ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ही क्यों आ रही है। फ्रेंड्स, आपने स्ट्रेट लाइन के लिए मैथमेटिक्स में इक्वेशंस पढ़ी होंगी, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, कुछ ने अभी नहीं पढ़ा होगा। तो जिन्होंने पढ़ा है उन्हें याद होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो देख लेंगे, उसको दूसरी जगह पे आपको मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका डिटेल आपको दे दूंगी। अब यहां देखिए कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लें और ये स्ट्रेट लाइन है पिंक कलर, यहां देखिए हमने फ्रेंड्स ओरिजिन से नहीं पास कराया, ओरिजिन यहां पे है और वाई एक्सिस को हमारी स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। तो इस केस के लिए हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये y है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां m क्या है, हमारी ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल अगर बनाती है तो tan थीटा इज इक्वल टू m होगा। यानी इस लाइन का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में स्लोप हमें मिल जाता है tan थीटा, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और तब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां c वो वैल्यू है ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पर y एक्सिस पर लाइन क्रॉस करती है, ये डिस्टेंस है c। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम कहें कि हमारी ये पिंक वाली स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो, तो इसका मतलब c को 0 करना पड़ेगा, तभी ये लाइन यहां के बजाय यहां आ जाएगी और ओरिजिन से पास होगी। c को 0 कर दें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। अब अगर फ्रेंड्स हम y की जगह पोटेंशियल डिफरेंस v ले लें और x की जगह करंट I ले लें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू एम आई, v इज इक्वल टू एम आई। लेकिन ओम्स लॉ में हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू आर आई। अब इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करें, यानी m और r इक्वल हो गए, तो r इज इक्वल टू m, यानी m क्या है tan थीटा, तो r इज इक्वल टू tan थीटा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि यहां हमारी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से क्यों पास हो रही है, v और i प्रोपोर्शनल है, इस वजह से v इज इक्वल टू आर आई है। बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन जो कि हम ये वाली जो कि हमने यहां आपको एक्सप्लेन किया कि c 0 हो जाएगा और ओरिजिन से पास हो जाएगी। यहां y की जगह है v और x की जगह है i, और हमें मिल गई स्ट्रेट लाइन। और m और r को यूज करके हमने एक्सप्लेन कर लिया कि ये r क्या है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस यानी करंट वाली जो एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल अगर बनाती है, तो रेजिस्टेंस हम सीधे थीटा के बेस पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि r m की जगह यूज हुआ, यानी r इज इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा रख दीजिए,
हमें सीधे सीधे थीटा अगर मालूम है तो r इज इक्वल टू tan थीटा रखने से इस ग्राफ से हम गिवन कंडक्टर जिसके लिए हम करंट और वोल्टेज मेजर किए हैं उसके लिए हम रेजिस्टेंस सीधे से निकाल सकते हैं। पर निकालते समय ध्यान दीजिएगा कि x एक्सिस पर करंट और y एक्सिस पर वोल्टेज होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इसका रिवर्स करके आपको दे देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर y एक्सिस पर हम करंट ले लें और x पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लें फ्रेंड्स, तो देखिए आएगी तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, आपकी स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ। हम v और i की अलग अलग वैल्यूज लेते जाएं और ग्राफ निकालें तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन यहां जो ये एक्स एक्सिस यानी अब इस केस में हमने वोल्टेज को लिया एक्स एक्सिस पे, तो वोल्टेज वाली एक्सिस के साथ हमारी स्ट्रेट लाइन एंगल बना रही थीटा डैश। यहां जो थीटा डैश है इसको अगर हम tan थीटा डैश कैलकुलेट करें तो वो हमें रेजिस्टेंस नहीं देगा। इसलिए अगर एग्जाम में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ग्राफ से तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर करंट और वाई एक्सिस पर हमें वोल्टेज लेना है, और उस केस में जो थीटा है करंट एक्सिस के साथ उसकी tan वैल्यू हमें सीधे सीधे रेजिस्टेंस दे देगा। अगर रिवर्स है इसका तब आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स के केस में अब रिवर्स हो गया यानी इधर करंट, तो करंट कहां है y की जगह और वोल्टेज है x की जगह। तो ये इक्वेशन ले लें, यहां y की जगह i और x की जगह v रखें तो i इज इक्वल टू mv। अब जैसे हमने यहां m को r के बराबर माना और ये आ गया, यहां हम m को जरा r डैश मान लें तो रिलेशन बन गया i इज इक्वल टू r डैश v। अब फ्रेंड्स सेम कंडक्टर की लेकर के हम स्टडी कर रहे हैं अभी, जिससे हम कंपेयर कर सकें। अब यहां था हमारे पास v इज इक्वल टू आई आर, तो अगर हम इसको लिखें तो आ जाएगा i इज इक्वल टू v अपॉन आर, I इज इक्वल टू v अपॉन r, और यहां से I इज इक्वल टू r डैश v। दोनों को कंपेयर करें तो I तो सेम है यानी r डैश v इज इक्वल टू v अपॉन r, v कैंसिल कर दें तो आपको रिलेशन मिल जाएगा r इज इक्वल टू 1 अपॉन r डैश। आप निकाल सकते हैं इसको और इसको कंपेयर कर लें, आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू 1 अपॉन r डैश फॉर द सेम कंडक्टर जिसके लिए हमने स्टडी किया। यानी अगर हमें एग्जाम में आपको दे दिया गया है इस तरीके का ग्राफ, आप तुरंत देखते हैं एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे आप tan थीटा डैश निकालें, जैसे यहां tan थीटा से r आया, यहां tan थीटा डैश निकाल देंगे तो आपको r डैश मिल जाएगा, और 1 अपॉन r डैश करेंगे तो रेजिस्टेंस r मिल जाएगा आपको कंडक्टर का। लेकिन अगर x एक्सिस पे करंट है तो सीधे से आप tan थीटा निकालें और आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो x एक्सिस पे करंट है तो tan थीटा आपको रेजिस्टेंस दे देगा, x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है तब ये जो थीटा डैश है इसकी tan वैल्यू आपको r डैश देगा, 1 अपॉन r डैश करेंगे तब रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। एक और चीज फ्रेंड्स यहां एक्सप्लेन कर दें कि कभी कभी हमें ये थीटा या इस केस में थीटा डैश नहीं दिया होता, आपको यहां वैल्यूज लिखी होती हैं एक्सिस पर। अब आप क्या करें, तो बहुत आसान है, उस केस में भी आपको tan थीटा निकालना। आप क्या करेंगे, जो लाइन है आपने ड्रॉ की हुई है, रेखा बनाई है, इस पे 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेंगे और जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है उससे x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए और y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब आप ये एक्सटेंड करें लाइन, ये वाली चीज आपको इसके इक्वल मिल जाएगी और ये वाली इसके इक्वल मिल जाएगी। कैसे, हमें ये कैसे मिलेगा फ्रेंड्स,
इसको निकालने के लिए ओरिजिन से यहां तक की वैल्यू, उसमें से ओरिजिन से यहां तक की वैल्यू माइनस कर दें, यानी इस पूरे में से ये वाला पोर्शन निकाल दें तो ये रिमेनिंग मिल जाएगा, ये इसके इक्वल हुआ। इसी तरह एक्स एक्सिस पे इस पूरे में से ये वाली वैल्यू निकाल दें तो ये रिमेनिंग मिल गया जो इसके इक्वल हुआ। अब देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हमें यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये जो वैल्यू आई अपॉन ये वैल्यू कर दे तो सीधे से tan थीटा आ गया। और tan थीटा क्या है? रेजिस्टेंस, यानी थीटा नहीं भी दिया है तो भी हमने tan थीटा निकाल लिया। वही चीज हमें यहां पे भी लगाना है। हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए दोनों से, वाई एक्सिस पे डालिए, फिर यहां से इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दें तो ये आ गया, जिससे हमें ये वाला मिल जाएगा, और इस वैल्यू में से ये रिमेनिंग माइनस कर दें तो ये आ गया, जिससे हमें ये मिल गया। अब tan थीटा डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया तो r डैश आ जाएगा, और 1 अपॉन r डैश करेंगे तो r आ जाएगा। ये इस केस के लिए जहां पे एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन चीजों को अप्लाई करके आप ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आता है तो आप स्टेटमेंट लिखिए, उसे ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। आप स्टेटमेंट लिखिए, उसका ग्राफ बना दीजिए। अगर न्यूमेरिकल आता है तो जिस पे बेस्ड आया, चाहे इस फॉर्मूले पे बेस्ड आया आप निकाल सकते हैं, और चाहे ग्राफ पर बेस्ड आया आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओम्स लॉ में आज इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।